Hello students, I am Gaurav Sharma, your science teacher. Today we are going to start Science of Class 8, Chapter 1, Crop Production, Video Part 4. And the today's topics are first weeding, second harvesting, and third one is storage. So the first topic is weeding. So what is weeding? The undesirable plants that grow naturally along with the crop are called weeds. मतलब जो भी हम क्रॉप्स जो भी फसल उगा रहे हैं उसके आसपास जो वाइल्ड प्लांट्स जो या हम जो प्लांट्स नहीं चाहते हैं वो अपने आप निकले आते हैं उन्हें हम कहते हैं वीड्स। और रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। और जो उन वीड्स को निकालने का जो रिमूवल होता है उसे हम कहते हैं वीडिंग। तो हम ये कह सकते हैं जो खरपतवार निकालने का जो काम होता है उसे हम कहते हैं वीडिंग। Now a question is arise, why removal of weeds is essential? Because weeds complete with crops for space, light, water and nutrients. मीन्स जो होता है वीड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी फसल होती है उसके स्पेस भी घेरते हैं, मतलब उसकी जगह घेरते हैं, उसको लाइट भी नहीं पहुंचने देते, ना वाटर पहुंचने देते ठीक से, और ना ही उनका न्यूट्रिशेंट्स पहुंचने देते हैं। और दे मे बी इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग एंड कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये हार्वेस्टिंग के टाइम में इंटरफेयर पहुंचाते हैं और ये हो सकता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं। वीड्स निकालने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो फार्मर जो वीड्स को किस तरह रिमूव करते हैं, तो एक तो कर सकते हैं वो टेलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, मतलब वो क्रॉप्स को लगाने से पहले, फसल को लगाने से पहले खेत की जुताई कर देते हैं। सेकंड, मैन्युअली रिमूविंग दैम यूजिंग खुरपी टू अपरूट दैम और कट दैम क्लोज टू द ग्राउंड्स। और वो खुरपी से उसे मैन्युअली रिमूव कर देते हैं, उसकी रूट्स को निकाल के उसे कट कर देते हैं ग्राउंड्स के पास से। अब थर्ड, स्प्रेइंग वीडीसाइड्स, मतलब वो कुछ केमिकल्स का यूज़ करके उनको, मतलब जो खरपतवार होती है या वीड्स जो होते हैं उन्हें वो डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं वो होता है 2,4 डाइक्लोरोफेनाइल फिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4 डी नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड एट्राजाइन। नाउ वीड्स को भी रिमूव करने का एक टाइम होता है कि वीड्स को हम रिमूव कब कर सकते हैं। तो वीड्स को हम रिमूव कर सकते हैं जब वो फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा हो या फिर सीड्स को दे रहा हो, मतलब सीड निकलने से पहले और फ्लावर निकलने से पहले उसके वीड्स को रिमूव कर सकते हैं ईजिली। और वेस्टिसाइड्स को हम क्या करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वेस्टिसाइड्स उन्हें हम डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ और उसे हम फील्ड में स्प्रे कर देते हैं। इससे वीड्स तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन क्रॉप्स को कोई डैमेज नहीं पहुंचता है। तो फार्मर शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ वाइल स्प्रेइंग दैम। और फार्मर्स क्या करते हैं, अपने नोज़ और माउथ को क्लोज कर लेते हैं क्लॉथ से और फिर क्या करते हैं, ये वीडीसाइड्स जो होते हैं केमिकल्स इनका स्प्रे करते हैं पूरे उसमें खेत में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हार्वेस्टिंग। So the harvesting is cutting off crop after it matures is called harvesting। मतलब जब क्रॉप पूरी तरीके से पक जाती है उसको कट करने का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो सीरियल क्रॉप्स यूजुअली टेक 3 to 4 months टू मैच्योर। जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं जैसे दाल, मटर, ये सब जो क्रॉप्स होती हैं इसे 3 से 4 मंथ लग जाते हैं मैच्योर होने में पूरी तरीके से। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग सच एज पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावायना एंड बिहू। मतलब कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, फसल कटाई का टाइम आता है तो ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली, ये मैनुअली भी डन होती है यूजिंग सिकल, और बाय मशीन से भी होती है ये कॉल्ड हार्वेस्टर। जो मशीन से होती है, मशीन जो होती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं, और जो मैनुअली हम जिससे करते हैं वो होती है सिकल। आफ्टर हार्वेस्टिंग सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम ग्रेन कैन बी डन यूजिंग थ्रेशिंग और विनोइंग। मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, फसल को हमने काट लिया, फसल को काटने के बाद उसमें से हम ग्रेन को जो सेपरेट करते हैं उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग और विनोइंग। Now threshing is separating chaff from grain by beating the crop against a stone or a wooden bar. In this process, grain falls from the stalk ड्यू टू फोर्स। अब हम क्या करते हैं, जो फसल को किसी हार्ड सरफेस पे मारते हैं जिससे क्या होता है, या हार्ड वुडन बार पे मारते हैं जिससे क्या होता है कि जो ग्रेन्स हैं वो उससे अलग हो जाते हैं फसल से फोर्स के थ्रू। नाउ आफ्टर थ्रेशिंग विनोविंग
सेपरेटेड द हस्क फ्रॉम द सीड्स बाय ब्लोइंग एयर थ्रू इट। अब थ्रेसिंग के बाद हमने अब फसल को और ग्रेन्स को अलग तो कर लिया, लेकिन जो भूसी होती है उसे हम करने के लिए क्या करते हैं, विनोविंग का यूज़ करते हैं। ये एयर चला देते हैं और उसमें से क्या होती है, जो भूसी होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है, ग्रेन्स एक साइड में हो जाती है एयर के थ्रू। एंड यू सी इन अ फिगर अबव दैट व्हाट इज़ आर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। देयर इज़ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। मीन्स एक मशीन होती है जो कंबाइन कहते हैं, जिसे वो हार्वेस्टर की तरह वर्क करती है और थ्रेशर की भी तरह, मतलब ये सारा काम जो करती है मशीन, उसे हम कहते हैं कंबाइन। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। सो व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करना। तो जो भी हमने ग्रेन्स को या जो भी हमने फसल में से हमने थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग के बाद या थ्रोइंग, विनोइंग के बाद जो भी हमने ग्रेन्स को रखा है, उसे हम स्टोर कैसे करेंगे? तो स्टोरेज उसी के बारे में। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। अब ग्रेन्स को पूरी तरीके से स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, उसको पूरी तरीके से सुखा देना है, ड्राई कर देना है सन के हेल्प से, जिससे उसमें कोई भी मॉइस्चर ना रह जाए। नाउ दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। मतलब अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर ड्राई पूरी तरीके से नहीं करते हैं, तो हो सकता है फसल जो है, जो भी मतलब ग्रेन्स है, वो ख़राब हो जाएं। मतलब उसमें इंसेक्ट लग जाए या बैक्टीरिया लग जाए, तो कुछ भी उससे से वो ख़राब हो सकती है। तो फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। तो जूट बैग में रख देते हैं, मतलब जो उसका बोरे जिसे कहते हैं, उसके कप वैसे जूट के उसमें रख देते हैं, या मेटेलिक बीन्स में रख सकते हैं। However, large scale storage of grain done in silos and granaries to protect them from pests like rats, insects, dried neem leaves are used for storing food grains at home। तो बहुत सारी जगह होती है, अगर ज़्यादा लार्ज स्केल में होता है तो इसे हम सिलोज में रख देते हैं या ग्रैंडरीज में रख देते हैं, जैसे आपको नीचे शो हो रहा है, तो उसमें हम बंद करके रख देते हैं, जिससे उसमें जैसे रैट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स ना लग जाएं और रैट ना लग जाएं। तो ऐसा हम घरों में भी करते हैं, जैसे नीम की पत्तियां डाल देते हैं, तो उससे भी हम उसे प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी, और बड़ी लार्ज क्वांटिटी में होता है तो हम गोडाउंस में रख देते हैं, जो बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं। और गोडाउंस में क्या होता है कि स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं केमिकल के, वो करे जाते हैं, जिससे वहाँ पेस्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, जिससे उससे बचाव कर सकें हम अपने ग्रेन्स के लिए। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स। मतलब हमें एनिमल से कौन कौन से फूड्स मिलते हैं और किस तरीके से फूड मिलते हैं। तो व्हेन एनिमल्स आर रिलेटेड एट अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम दैम, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स हम जब बड़े लेवल पर एनिमल्स को पालते हैं और उनसे फूड प्राप्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इट इंक्लूड्स टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। मतलब इसमें क्या क्या होता है कि एनिमल्स की केयर करनी होती है, ब्रीड करानी होती है उन्हें, डोमेस्टिकेटिंग दैम फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज, उनको मीट के लिए भी यूज़ कराता है, वूल भी निकाली जाती है, मिल्क, एग्स, हनी और भी टाइप्स की चीज़ें हैं जो उनसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पॉपुलर इन इंडिया। मतलब इंडिया में कौन कौन सी एनिमल हस्बेंड्री यूज़ होती हैं, तो आप फर्स्ट है बी कीपिंग और एपीकल्चर। मतलब जो मधुमक्खी होती है उसको पालन, मधुमक्खी पालन जो होता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, हनी। सेकंड कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग मतलब जिसमें गाय भैंस का पालन होता है। नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग, मतलब इसमें भी जानवरों का होता है, इससे हमें मिल्क मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज़ फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर। मतलब आपको मालूम है फिश फार्मिंग जहाँ मछली पालन होता है। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स जहाँ मुर्गे की फार्मिंग होती है। और शीप फार्मिंग जहाँ भेड़ की फार्मिंग होती है। तो ये सब हो गए एनिमल हस्बेंड्री के। सो द चैप्टर एंड विद दिस वीडियो। गुड बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।